हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी, चाहे बोर्ड एग्जाम्स की बात की जाए या नीट एग्ज़ाम की, या फिर साथ ही साथ जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं उसकी बात की जाए तो सबकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कल का जो वीडियो था उसमें हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के नाम से जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने कल के वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, बॉडी फ्लूइड्स जो है उसको स्टार्ट किया था। सो मेन जो बॉडी फ्लूइड होता है ब्लड, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कल के वीडियो में। फर्दर आगे के जो चीज़ें हैं उनको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो ब्लड कॉम्पोजिशन है वो दो चीज़ों से, मीन्स ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक पार्ट होता है प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट होता है, एंड सेल्यूलर एलिमेंट्स। सो जो फर्स्ट पार्ट था प्लाज्मा वाला, वो कल के वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप कि वो वीडियो देखा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। सेकेंड पार्ट था जो कि था सेल्यूलर एलिमेंट्स के नाम से, जैसा कि स्लाइड में भी हम देख सकते हैं। इसको बस हमने जस्ट इतना ही समझा था कि सेल्यूलर एलिमेंट्स जो हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं वो आ जाते हैं, लेकिन इनको डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था। सो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें हम ये सारे के सारे जो सेल्यूलर एलिमेंट्स हैं इनको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो सेल्यूलर एलिमेंट है दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम शॉर्ट में आरबीसीज के नाम से जानते हैं, या फिर साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स। ये चीज़ है। फिर उसके बाद WBCs देखेंगे, प्लेटलेट्स जो हैं उसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो एनर्जी लेवल जो है उसको अपना हाई करके बैठें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये भी, सेल्यूलर एलिमेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको नहीं मिल पाती अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन, तो इससे शेयर करने से क्या होगा कि उन लोगों को भी ये अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेल्यूलर एलिमेंट के साथ, जो कि है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो सेल्यूलर एलिमेंट हैं तीन टाइप के, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और क्या कहते हैं प्लेटलेट्स। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है रेड ब्लड सेल्स। सो मोस्ट अबंडेंट इन ऑल दी सेल्स इन ब्लड। सो ब्लड में जितने डिफरेंट टाइप के क्या भाई, दो ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, कहने का मतलब तीन टाइप के, कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अगर यदि हम बात करें एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग की, पर्सन की, तो उसके अंदर कितनी रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं भाई, मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जो कि होती हैं 5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। उसके बाद अगर यदि बात की जाए कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ओरिजिन कहाँ होती है, उसका मैच्योरेशन कहाँ होता है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रेड ब्लड सेल्स की ओरिजिन भी बोन मैरो में होती है एंड मैच्योरेशन जो है वो भी कहाँ पर होता है, बोन मैरो में ही होता है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिन जो है वो कहाँ है एंड मैच्योरेशन जो है वो कहाँ पर होता है। सो दोनों ही प्रोसेस जो हैं कहाँ पर होते हैं, बोन मैरो में। सो फॉर्म्ड इन बोन मैरो। रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसमें न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं ये। शेप की अगर बात की जाए तो बायकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, फ्लैट इन द सेंटर एंड थिक एंड
राउंडेड एट दी पेरीफेरी। कहने का मतलब ये हो गया, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझते हैं। ये बोला गया है कि बायकॉन्केव डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि बीच में फ्लैट होता है, लेकिन जो उसका कॉर्नर होता है, पेरीफेरी साइड वाला जो रीजन है, वो कैसी होती है, थिक होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये है रेड ब्लड सेल्स जो है उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्क शेप बायकॉन्केव स्ट्रक्चर है, जो कि सेंटर वाला जो बीच का रीजन है ये क्या है, ये फ्लैट है जैसा कि हम देख सकते हैं। लेकिन इसका जो पेरीफेरी आउटर वाला जो साइड है, आउटर वाली जो रीजन है, वो कैसी है, थिक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका, रेड ब्लड सेल्स का। यही बात की गई है इसमें। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और जो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है स्पेशली, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेज। अभी कोई ये मत पूछना कि रेस्पिरेटरी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती हैं रेस्पिरेटरी गैसेज। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अगर यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रेड ब्लड का सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स है उनका स्ट्रक्चर है कैसा होता है। अगर यदि उसका सेक्शन इस तरीके से कट किया जाए बीच से, तो वो कुछ इस तरीके का शो होता है। ये हो गया रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं भाई, रेड कलर की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इनमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है, और उसमें आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही इनका कलर रेड कलर का दिखाई देता है, जो कि एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पार्ट हीमेन एंड अ प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, जिसको शॉर्ट में HB के नाम से भी लिखा जाता है, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है जो कि आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, जिसको हम हीमेन बोलते हैं। एक पार्ट जो है वो क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, जिसको हम ग्लोबिन के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से दो पार्ट से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। आयरन पार्ट, प्रोटीन पार्ट होते हैं। आयरन पार्ट को हीमन के नाम से जानते हैं, प्रोटीन पार्ट जो है उसको ग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये हो गया इसका फॉर्मेशन की बात। हीमोग्लोबिन हैज़ एबिलिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या है कि हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, इसके पास एबिलिटी होती है, एफिनिटी होती है कि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे। बाइंड करने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका फॉर्मेशन करे, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हाई एफिनिटी किसके साथ होती है हीमोग्लोबिन के बाइंड करने की, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि डेंजरस पॉइजनस सब्सटेंस बनाने का काम करता है। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके साथ बाइंड करने की। सो इस तरीके से अगर क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर कि वो क्वेश्चन जो है ज़रूर अटेम्प्ट करके आएँ। हीमोग्लोबिन कैन कैरी अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। अब जैसे कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें बताया गया कि हीमोग्लोबिन जो है उसके पास एबिलिटी होती है, एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से बाइंड करने की, जिसके बाद वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसको बनाता है। लेकिन अगर यदि यही हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है ये बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से ऑक्सीजन के साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी हो सकती है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये बाइंड कर सकता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल जो है उसको बनाएगा। अब आ जाता है भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ स्पैन के रिगार्डिंग। सो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज।
वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका लाइफ स्पैन होता है अप्रॉक्स 2 वीक्स, दैट मीन्स कि 10 to 14 डेज हम बोल सकते हैं। और जो प्लेटिलेट्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन सबसे कम होता है 3 to 5 डेज। तो ये जो तीनों सेल्यूलर एलिमेंट हैं इनके लाइफ स्पैन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका एग्जैक्ट 120 डेज लाइफ स्पैन होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, दी ओल्ड एंड वीक रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन दी स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। जब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका लाइफ स्पैन हमने देखा कि 120 दिन तक ये अच्छे से काम कर सकती हैं, लेकिन जब 120 दिन हो जाता है तो जब रेड ब्लड सेल्स जो है कोई भी वो ओल्ड हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि वो बॉडी में किसी काम की नहीं होगी। वो फिर क्या होगी, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर की जाएगी। तो वो कौन से प्लेस में डिस्ट्रॉय होती है, वो होता है स्प्लीन में भी देखने को मिलता है, लिवर में हो सकती है, बोन मैरो में भी ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो ये थी कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है देयर आयरन पार्ट इज रिटेन इन द लिवर वाइल द रेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड एज अ बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन। अब ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन क्यों, जैसा कि हमने देखा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर था वहाँ पर कि बाइल पिगमेंट जो हैं वो सिक्रीट हो रहे थे, और वो कैसे सिक्रीट हो रहे थे वहाँ पर हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कि रेड ब्लड सेल्स का जब डिस्ट्रॉय होती हैं, जब डैमेज होती हैं, तो उससे पिगमेंट जो है वो रिलीज होता है। बस इतना हमने वहाँ पे पढ़ा था, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट, जो कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही रेड ब्लड सेल्स, कोई भी रेड ब्लड सेल है, ओल्ड हुई, वीक हुई, वो डिस्ट्रॉय हुई, डिस्ट्रॉय होने के बाद जैसे हमने जाना कि इसके 2 पार्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन पार्ट है, ठीक है, तो उसमें जो आयरन वाला पार्ट है वो तो लिवर के अंदर ही रह जाता है, लेकिन जो अदर पार्ट है, रेस्ट पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है एज अ बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन की फॉर्म में। सो ये कॉन्सेप्ट उससे कनेक्टेड है इस तरीके से। आई होप कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर देखा होगा, वहाँ पर ये चीज़ अच्छे से समझी होगी, और साथ ही साथ अब जब देखेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब डिस्ट्रॉय होती हैं, डैमेज होती हैं, तो उसका आयरन वाला पार्ट जो है वो तो लिवर में ही रह जाता है, लेकिन जो रेस्ट पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, ग्लोबिन वाला पार्ट स्पेशली, वो क्या होता है, बाइल पिगमेंट की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको हम बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के नाम से जानते हैं। सो इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी रेड ब्लड सेल्स की वो हो जाती हैं हमारी फिनिश। आई होप कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट के तौर पर हम नोट कर सकते हैं कि एबनॉर्मली इंक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर यदि रेड ब्लड सेल्स जो है वो उसकी एक रेंज होती है कि इस रेंज से इस रेंज के अंदर ही रहनी चाहिए, अगर यदि एबनॉर्मली इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं। और अगर यदि एबनॉर्मली नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम इराइथ्रोपीनिया के नाम से जानते हैं। सो ये 2 टर्म हैं, जब रेड ब्लड सेल्स का नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं उस कंडीशन को, एंड एबनॉर्मली अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम इराइथ्रोपीनिया के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ये हमारा क्या है, रेड ब्लड सेल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है ख़त्म। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल्स की जो कि हम पढ़ सकते हैं। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैव अ लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें जो रेड ब्लड सेल्स का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जैसा कि एडल्ट में हमने देखा कि ये 5 से 5.5 मिलियन तक होता है, लेकिन जो न्यू बॉर्न होता है, इन्फेंट होते हैं, उनमें कितना है 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो होता है। रेड ब्लड सेल्स काउंट इज लोअर्ड बाय 5% ड्यूरिंग स्लीप। अब इसमें ये बताया गया है कि जब हम सोते हैं उस टाइम पर 5%
जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि स्लीपिंग स्टेट में, आलसी पने में रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाती हैं, उनका नंबर जो है वो, जो उनका जो काउंट है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जब हम जगे हुए होते हैं। रेड ब्लड सेल्स काउंट इज हायर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज, प्रेगनेंसी एंड इमोशनल अपसेट। जब कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ भी कर रहा है, रनिंग, वॉकिंग और योगा, XYZ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें से कुछ भी कर रहा है उस टाइम पर, या फिर जब कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर, या फिर कोई इमोशनली अपसेट है, इस टाइम पर जो रेड ब्लड सेल्स का काउंट है, जो रेड ब्लड सेल्स का नंबर है वो क्या होता है, हायर होता है। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई पूरे टाइम इमोशनली अपसेट होके बैठना है, ऐसा नहीं करना है। पीपल लिविंग एट अ हायर हाइट ऑफ 4200 मीटर एंड अबव इंक्रीज देयर रेड ब्लड सेल्स बाय नियरली 30%। सो जो हाई एल्टीट्यूड्स पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे कि इतनी हाइट की बात की गई है, तो इस हाइट पर जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि पहाड़ी एरियाज़ में अगर जो लोग रहते हैं, तो उनका जो रेड ब्लड सेल्स नंबर है वो 30% इंक्रीज हो जाता है। एबनॉर्मली इंक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं, अगर यदि एबनॉर्मली डिक्रीज हो रहा है नंबर तो उसको हम इराइथ्रोपीनिया के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से हमारा रेड ब्लड सेल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है खत्म। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेल्यूलर एलिमेंट की हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अगेन इम्पॉर्टेंट है, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होती हैं, ये कलरलेस, वाइट इन कलर होती हैं। अब किस वजह से होती हैं कलरलेस, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है हीमोग्लोबिन। सो कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की एब्सेंस की वजह से ये क्या होती हैं, कलरलेस या फिर वाइट इन कलर होती हैं। ठीक है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो थी उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, नॉन न्यूक्लिएटेड थी, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। अगर यदि नंबर की बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में इनका नंबर जो है वो कम होता है, बट न्यूक्लिएटेड होती हैं, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइफ स्पैन के रिगार्डिंग। सो जैसा कि मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन जो है अप्रॉक्स 2 वीक होता है, 10 to 15 डेज हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स। एग्जैक्ट बात नहीं होती है इनकी, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट डेज की बात की जाती है रेड ब्लड सेल्स के रिगार्डिंग। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इनका ओरिजिन जो है वो बोन मैरो में भी देखने को मिलता है, लिम्फ नोड्स में भी, समटाइम लिवर एंड स्प्लीन जो है वहाँ पर भी ये और इनका ओरिजिन देखने को मिलता है। उसके बाद बात आती है कि बेस्ड ऑन द शेप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, अब इनकी जो शेप है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पर ये क्या होती हैं, ये 2 टाइप की होती हैं, जिसमें एक आ जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स, जिसको हम ग्रेन्यूलर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा टाइप जो है वो होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जो है उसको हम नॉन ग्रेन्यूलर के नाम से भी जानते हैं। सो बेस्ड ऑन द शेप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स द वाइट ब्लड सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ग्रेन्यूलर, दैट इज जिसको हम ग्रेन्यूलोसाइट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वन इज नॉन ग्रेन्यूलर, जिसको हम ए ग्रेन्यूलोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब आगे और भी चीज़ें देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने और अच्छे से क्लासिफिकेशन जो है उसको डिटेल में बताया हुआ है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं 2 टाइप के हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। अगर यदि हम फर्दर ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात की करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, NEB। ये क्या होता है हमारा ग्रेन्यूलोसाइट्स, NEB।
अगर यदि हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स नॉन ग्रेन्युलर वाला जो टाइप है, सेकंड टाइप, उसकी बात करें तो ये होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट अगेन दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सो ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वाइट ब्लड सेल्स के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग। सो कितने टाइप के वाइट ब्लड सेल्स हैं? दो टाइप के, वो दो टाइप भी फर्दर डिवाइडेड है डिफरेंट सब कैटेगरीज में इस तरीके से। अब अगर यदि बात की जाए यहाँ पर, ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी के सारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं दोनों टाइप को फर्दर डिवाइड करने के बाद वो सारी की सारी वाइट ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फंक्शंस जो हैं, साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर टेबल में दी हुई है। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर टेबल के थ्रू। सो बात की जाए टू मेजर कैटेगरीज देखी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? ग्रेन्यूलर, ग्रेन्युलोसाइट्स। सो साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल्स, मीन्स इसमें कुछ इस तरीके से ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो देखने को मिलेंगे इन वाली वाइट ब्लड सेल्स में। न्यूक्लियस यूजुअली कॉन्स्ट्रक्टेड इनटू लोब्स। जो न्यूक्लियस है न्यूक्लिएटेड होती हैं, जैसा कि हम जान चुके हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट क्लास जो थी ग्रेन्युलोसाइट्स की वो थी न्यूट्रोफिल्स। ये क्या होती हैं? ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा किस में होती हैं? जब वाइट ब्लड सेल्स की बात की जा रही है तो वाइट ब्लड सेल्स के दो टाइप जो फर्दर सब डिवाइडेड हो जाते हैं 5 डिफरेंट टाइप में। 3 टाइप के ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, 2 टाइप के ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। तो इन 5 में से सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। उसके बाद इनका एक नेचर होता है फैगोसाइटिक नेचर शो करती हैं। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक नेचर शो करती हैं। दैट मीन्स कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया या फिर कोई जर्म हमारे इम्यून सिस्टम पर, हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसको इंगल्फ करने का मीन्स खाने का काम, या फिर उसको किल करने का, मारने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो इस काम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अपीयरेंस की बात की जाए तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉट डॉट की फॉर्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है इनके साइटोप्लाज्म में, और इनका जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरीके से लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डिस्टिंग्विश फीचर्स, कुछ और फीचर्स की बात की जाए, न्यूक्लियस विद 3 to 4 लोब्स, 3 या 4 लोब का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है स्टेन विद न्यूट्रल डाई। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम न्यूट्रल डाइज जो हैं उनसे स्टेन कर सकते हैं। अगर साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसका साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वो होता है बोन मैरो। ओरिजिन, साइट ऑफ प्रोडक्शन, मैचुरेशन, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? बोन मैरो में। ये था फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप जो है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो हैं वो होती हैं 2 से 3% होती है। काउंट इंक्रीजेज इन एलर्जीज। जब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है या फिर किसी चीज़ से हमें एलर्जी हो जाती है तब उस टाइम पर इओसिनोफिल्स जो हैं उनका नंबर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब अगर यदि इनके अपीयरेंस की बात की जाए, डिस्टिंग्विश फीचर्स की बात करें हम, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब न्यूक्लियस होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसके ग्रेन्यूल्स हैं वो लार्जर साइज के हैं इसके कंपैरिजन में, और देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल अच्छा खासा डिस्टिंग्विश हो रहा है कि जो ग्रेन्यूल्स हैं इओसिनोफिल्स के वो लार्ज साइज के हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स। स्टेन डार्क रेड विद इओसिन एसिड डाई, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स जो थी न्यूट्रल नेचर समझ में आ रहा है, तो न्यूट्रल नेचर की जो डाइज हैं उससे इसको हम स्टेन कर सकते हैं इनके साइटोप्लाज्म को। लेकिन जो इओसिनोफिल्स हैं उसको हम स्टेन करते हैं डार्क रेड विद इओसिन नाम की एसिडिक नेचर की डाई होती है इओसिन, जिससे हम इओसिनोफिल्स को स्टेन करके देख सकते हैं। अगर यदि इनके फंक्शंस की बात की जाए, इंगल्फ बैक्टीरिया,
ये भी क्या करती हैं, बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको इंगल्फ करने का काम करती हैं। साथ ही साथ कुछ सिक्रीट करती हैं एंटी टॉक्सिन्स एसोसिएटेड विद एलर्जी। जब एलर्जी हो जाती है तो उस टाइम पर ये कुछ एंटी टॉक्सिन्स जो हैं उनको सिक्रीट करती हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो हमारी एलर्जी जो है वो क्या हो, ठीक हो जाए। साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो इनका भी साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, बोन मैरो ही है। ये हो गए दो टाइप ग्रेन्यूलोसाइट के। थर्ड वन आ जाता है बेसोफिल्स। सो बेसोफिल्स जो होती हैं लीस्ट इन नंबर होती हैं, सबसे कम पाई जाती हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो हैं 0 या फिर 0.5 से हम बोल सकते हैं ये 4% या फिर इवन 1% भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। सो 0.24% जो है वो प्रेजेंट होती हैं बेसोफिल्स, लीस्ट इन नंबर। न्यूक्लियस लार्ज एंड डिस्टिंक्टली लोब्ड। न्यूक्लियस जो है इनका वो क्या होता है, लार्ज होता है। ग्रेन्यूल्स स्टेन विद बेसिक डाई, फॉर एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू। इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं या फिर इसका जो साइटोप्लाज्म है बेसोफिल्स का, उसको हम बेसिक नेचर की डाई जो है उससे स्टेन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मिथाइलिन ब्लू। सो न्यूट्रोफिल्स जो है उनको न्यूट्रल डाई से, इओसिनोफिल्स को हम एसिडिक नेचर की डाई से, एंड बेसोफिल्स जो हैं उसको हम बेसिक डाई से मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं। उसके बाद डिस्टिंग्विश फीचर्स की अगर बात की जाए तो जो बेसोफिल्स हैं वो कुछ केमिकल्स जो हैं उसको रिलीज़ करती हैं। सो रिलीज केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन, हिस्टामिन के साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और केमिकल्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ये दो और केमिकल हैं जो कि सिक्रीट होते हैं किससे, बेसोफिल्स से, फॉर इन्फ्लामेशन विच डायलेट ब्लड वेसल्स। जब इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है, मीन्स स्वेलिंग विलिंग हो जाती है, तो उस टाइम पर जो बेसोफिल्स होती हैं वो केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हेपेरिन हो गया, ये केमिकल्स को रिलीज करती हैं और ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं उनको डायलेट कर देते हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो इनका साइट ऑफ प्रोडक्शन भी बोन मैरो होता है। ये हो गया वाइट ब्लड सेल्स का फर्स्ट टाइप, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलर सेल्स के बारे में। अब दूसरा टाइप जो है जिसको हम ए ग्रेन्यूलोसाइट्स या फिर नॉन ग्रेन्यूलर के नाम से जानते हैं, सो इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये बात है ए ग्रेन्यूलर या फिर नॉन ग्रेन्यूलर की, जो कि सेकंड टाइप है, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स। अब ए ग्रेन्यूलर नॉन ग्रेन्यूलर बोला जा रहा है, टाइप है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर इस तरीके के डॉट डॉट फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, बॉडीज जो प्रेजेंट हैं वो इसमें एब्सेंट होंगे इनके साइटोप्लाज्म में। सो साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। जिस तरीके से ग्रेन्यूलोसाइट्स में लोब्ड फॉर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, किसी में 3 to 4 लोब्ड का था, किसी में 2 लोब का था, किसी में सिंगल लोब्ड था, लेकिन जो नॉन ग्रेन्यूलर हैं उनमें सिंगल लार्ज न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। इनके अगर हम टाइप की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसको हम लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड टाइप जो है उसको हम मोनोसाइट के नाम से जानते हैं। अगर इनके परसेंटेज की बात की जाए तो लिम्फोसाइट्स जो है वो टोटल वाइट ब्लड सेल्स का जो नंबर है, टोटल वाइट ब्लड सेल्स में 30% का कंट्रीब्यूशन किसका होता है, लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स का ये स्ट्रक्चर है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस जो है इसमें देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, सबसे छोटी सेल होती हैं वाइट ब्लड सेल्स में भी लिम्फोसाइट्स, इनमें सिंगल लार्ज न्यूक्लियस मिलता है। ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं उसको प्रोड्यूस करती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म। साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स जो हैं इनका साइट का प्रोडक्शन है। लिम्फ ग्लैंड्स में आ जाते हैं स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स एक्सेट्रा। लिम्फोसाइट की अगर बात की जाए तो ये दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की बात की जाए तो ये 5 to 3% का कंट्रीब्यूशन होता है वाइट ब्लड सेल्स में इनका। इसमें लार्जेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स,
सो वाइट ब्लड सेल्स के जो डिफरेंट टाइप हैं, चाहे वो ग्रेन्युलोसाइट की बात की जाए या नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स की बात की जाए, तो उनमें जो लार्जेस्ट होती हैं वो कौन होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, लार्जेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होता है, किडनी शेप्ड होता है, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफाजेज। ये क्या होता है कि जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पर ये अपने आप को मैक्रोफाजेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं। ये क्या करती हैं, ये भी अगेन न्यूट्रोफिल्स की तरह फैगोसाइटिक नेचर होता है इनका, इंगेस्ट, इंगल्फ, डाइजेस्ट, डिस्ट्रॉय, किल कर देती हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो एंटर करता है हमारी बॉडी में, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, इसको। इनका साइट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इनका साइट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो क्या है, बोन मैरो है। सो इस तरीके से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसका क्लासिफिकेशन जो है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट विद प्रॉपर्टीज़। आई होप कि ये पर्टिकुलर टेबल जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिर से अपने आप में। इसके बाद अगर यदि हम स्ट्रक्चर की और अच्छे से बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये 3 टाइप जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो टाइप है वाइट ब्लड सेल्स का, उसको। इस तरीके से हो जाता है इनका स्ट्रक्चर। अब फंक्शंस की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फंक्शंस क्या होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, तो फैगोसाइटिक नेचर होता है इनका, इन्फ्लामेशन में होता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सो 1 बाय 1 हम देखते हैं इनके फंक्शंस को। तो फैगोसाइटोसिस कहने का मतलब ये हो गया कि ये प्रोसेस होता है in which most white blood cells engulf particles like solid substance, especially bacteria। ये क्या करती हैं, engulf मतलब सिंपल एक लैंग्वेज में समझते हैं कि जब कोई भी सॉलिड पार्टिकल, सब्सटेंस, फॉरेन मटेरियल, फॉरेन सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है ना, तो उसको खाने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको किल करने का काम करती हैं कौन, वाइट ब्लड सेल्स। सो इस वाले प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ये हो गई बात। दिस इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज जर्म्स, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। अगर हम वाइट ब्लड सेल्स में भी बात करें कि फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है या फैगोसाइटिक नेचर की जो सेल्स होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, उसमें उसके एग्जाम्पल में कौन आ जाता है, तो उसमें आ जाती हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन वाइट ब्लड सेल्स का। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो है इन्फ्लामेशन। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है। सो इन्फ्लामेशन मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन हुई, एलर्जिक रिएक्शन हुई या किसी भी तरीके का रिएक्शन हुआ, डैमेज हुआ, तो हमारी बॉडी जो है जिस पर्टिकुलर रीजन में ये प्रोसेस होगा, रिएक्शन होगी, तो वहाँ पर स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी, जिसको हम इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। सो इन्फ्लामेशन अकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजरी, या फिर इंजरी भी हो जाती है, या फिर हम कहीं पर भी हमारा सर, हाथ, पैर कहीं पर लग जाता है या कोई चीज़ हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर गिर जाती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग सी हो गई है, तो उसको हम इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। द इन्फ्लेम्ड स्पॉट एरिया हैज़ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो इन्फ्लेम्ड एरिया है, स्पॉट है, उसमें डिफरेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड लोकल हीट, उस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो थोड़ा सा हमें हीट जो है वो हाई दिखेगी, महसूस होगी, रेडनेस दिखेगी, स्वेलिंग होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत पेन भी फील हो, इचिंग सी होगी। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं उस पर्टिकुलर इन्फ्लेम्ड स्पॉट या फिर एरिया के। हेयर उसमें क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स migrate through the walls of blood vessels by diapedesis and fight against disease causing germs।
अब जब हमें अगर यदि किसी पर्टिकुलर रीजन में इन्फ्लामेशन वाला प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पर क्या होगा कि जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया में माइग्रेट कर जाएंगी और वहाँ पर अगर यदि कोई डिजीज कॉजिंग जर्म की एंट्री होती है या फिर जर्म देखने को मिलता है तो उससे क्या करेंगी, फाइट करेंगी, उसको किल करने का काम, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसको इंगल्फ करने का काम करेंगी कौन, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सो इस तरीके से इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हो गए दो फंक्शंस वाइट ब्लड सेल्स के। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। सो जो सेकंड टाइप है वाइट ब्लड सेल्स का, जिसमें हमने देखा कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, जो कि दो टाइप का था, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, जिसको हम बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोड्यूस करते हैं क्या, एंटीबॉडीज, जो कि होती हैं एक टाइप का प्रोटीन ही, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारा बॉडी का वो इस पर टिका हुआ है। टी सेल्स जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करते बट बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में। ये बात होती है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में वाइट ब्लड सेल्स के रोल की। सो फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी और जो कि किल करती हैं और न्यूट्रलाइज कर देती हैं जर्म को और दी पॉइजन्स फ्रॉम दैम। ठीक है, या तो ये किल कर देंगी या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी किसी भी जर्म को, या फिर उसका जो पॉइजनस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको। सो इस तरीके से वाइट ब्लड सेल्स जो है उसकी सब क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शंस, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। उसके बाद थर्ड जो सेल्यूलर एलिमेंट है दैट इज़ प्लेटिलेट्स। सो ये जो प्लेटिलेट्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, जो खून का थक्का जमने वाला प्रोसेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरीके से ब्लड में जो फाइब्रिनोजन नाम की ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से जिसको हम जानते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसी तरीके से सेल्यूलर एलिमेंट जो कि थर्ड है प्लेटिलेट्स, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, फिर इसके फंक्शंस पर मूव करके चलेंगे। सो प्लेटलेट्स जो हैं उसको हम एक ऑल्टरनेटिव नेम जो है उससे भी जानते हैं, जो कि है थ्रोम्बोसाइट के नाम से। सो इस तरीके से इसका नेम भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्लेटलेट्स जो है उसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इनके अगर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये माइन्यूट ओवल राउंड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड के अंदर फ्लोट कर रहे होते, तैर रहे होते, आराम से स्विंग कर रहे होते हैं। सो ये कैसे होते हैं, माइन्यूट ओवल राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सेल फ्रेगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स की तरह इनमें भी न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है। फ्लोटिंग इन दी ब्लड, ब्लड में फ्लोट करते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं जिनको हम सेल फ्रेगमेंट्स भी बोल रहे हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। माइन्यूट ओवल शेप का स्ट्रक्चर जो है जिसको हम सेल फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं, तो ये भी ब्लड में हमारे फ्लो कर रहे होते हैं। तो ये डिराइव्ड कहाँ से होते हैं, तो कुछ जाइंट सेल्स होती हैं जिसको हम मेगा कैरियोसाइट के नाम से जानते हैं। ये जाइंट सेल होती हैं, इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट, जो कि ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट्स जो हम बोल रहे हैं ये कहाँ पर होती हैं, बोन मैरो में। सो बोन मैरो में जाइंट सेल होती है जिसको हम मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट है इसके छोटे छोटे सेल के जो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, पार्ट्स जो हो जाते हैं, उनको हम प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लड में फ्लो करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन
लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए तो इनका लाइफ स्पैन जो है वो 3 to 5 डेज जो है पास होता है, सबसे कम लाइफ स्पैन होता है। और जब 3 से 5 दिन हो जाते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में जाकर खुद ब खुद। Platelets can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की सब्सटेंस जो है, केमिकल्स जो हैं उनको सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। और वो सारे के सारे मोस्टली जो सब्सटेंस रिलीज होते हैं इनसे, वो सारे के सारे किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में, खून का थक्का जमाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एट द साइट ऑफ इंजरी, जब कोई हमें कट लग जाता है या फिर हमारी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर रीजन पर कोई इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, एंटर कर जाते हैं उस साइट पर और रिलीज करते हैं केमिकल सब्सटेंस जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से जानते हैं। ये जो एंजाइम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बोकाइनेज नाम के एंजाइम जो है उससे जानते हैं। कहाँ पर? जब कोई हमारी किसी भी बॉडी पार्ट पर कोई कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स जो हैं उसकी वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो रिलीज होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? ये क्या करता है? इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सो प्लेटलेट्स में की एंट्री की वजह से थ्रोम्बोकाइनेज नाम का जो एंजाइम रिलीज होता है यही ब्लड क्लॉट कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब ब्लड क्लॉट कैसे होता है ये देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स में। जैसा कि हमने जान लिया कि जब कोई इंजरी हो गई या फिर कहीं पर कट लग गया तो थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम जो है वो सिक्रीट हुआ उस पर्टिकुलर रीजन में, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से भी जानते हैं। मोर रिसेंटली इसको फैक्टर एस या फिर स्टुअर्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। सो थ्रोम्बोकाइनेज आए, थ्रोम्बोप्लास्टिन आए, फैक्टर एक्स लिखा हो या फिर स्टुअर्ट फैक्टर लिखा हो, सबका मतलब एक ही है। ये क्या है? ये एक्ट करता है एज एन एंजाइम। एक्ट करने की क्या ज़रूरत है भाई, ये एक एंजाइम ही है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इस एंजाइम की हेल्प से और कैल्शियम आयन की हेल्प से ये क्या है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन की हेल्प से ये एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो थ्रोम्बिन है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में उसके साथ। जब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन के साथ कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो फाइब्रिन है वो क्या है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बनाता है। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड जो होता है फाइब्रिन, ये क्या होता है, ये स्टिकी होता है और एक नेटवर्क मैश जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है जो भी इंजरी वाली वुंड वाली जो साइट होती है वहाँ पर। सो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो देखने को मिलती है। सो जो एकदम सडनली से कोई कट लगा, थोड़ी देर में जो खून जम जाता है उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है ये है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्लस कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो है वो क्या है, एज अ ब्लड क्लॉट हमें फिर दिखाई देता है थ्रेड सा फॉर्म में, या फिर हम कहें एक नेटवर्क सा स्ट्रक्चर स्टिकी सा, मीन्स थक्का जो बनता है वो इस तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो है इसका। ये हो जाते हैं हमारे सेल्यूलर एलिमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट। आई होप कि ये पूरा का पूरा जो ब्लड कॉम्पोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा दोनों वीडियो को कंबाइन करके। एंड ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें मैंने और अच्छे से सब पूरा लिख दिया है। कहने को एक स्लाइड है लेकिन इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं या फिर एग्ज़ाम टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है तो उस टाइम पर इस तरीके के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।
तो इसको आप अपना नोट करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो चाहे मर्जी वो करें, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो इसी के साथ हमारा बॉडी फ्लूइड दैट इज ब्लड जो है वो हो जाता है पूरा कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ब्लड का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। रेगुलर बेसिस पर अपनी पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।